बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, इसका यूनिट नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है 12 वोल्ट इज़ अप्लाइड ऑन अ कॉपर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 6 किलो ओहम। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट। हाउ मच चार्ज पासिंग थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 आवर्स। ठीक है, तो चलें मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखें, सबसे पहले उसने कहा जी 12 वोल्ट इज़ अप्लाइड। ठीक है, तो ये जो उसने वोल्टेज अप्लाई किया इसको आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इसको हम वी कहते हैं, और ये आपके पास 12 वोल्ट है। ठीक है, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ साथ डाटा नोट करेंगे। आपने मेन चीज़ सीखनी है बच्चों, डाटा कैसे नोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर वही आपको फार्मूला दे दिया जाए तो आपने उसको सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ऑन अ कॉपर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। इट्स मीन जो रेजिस्टेंस है वो आपकी कितनी है बच्चों। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 6। अच्छा, वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है किलो ओहम। अब किलो को के से रिप्रेजेंट करते हैं और ओहम को ये आपके सामने एक सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलो बच्चों इक्वल होता है 10⁻³ के, और साथ ओहम लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं फाइंड द करंट। ठीक है, करंट फाइंड करना है। करंट को बच्चों हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट आपने फाइंड करना है। और उसके बाद हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि चार्ज, हाउ मच चार्ज। चार्ज को बच्चों हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज भी हमने फाइंड करना है। और लास्ट पे वो कहता है थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 आवर्स, यानी कि जो टाइम है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 आवर्स है। और 1 आवर्स में बच्चों 3600 सेकेंड होते हैं। और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, जो कि आप देखें जो पॉइंट है वो लास्ट पे होता है। जब उसको मूव करवा के आप 3 के आगे लेके आएंगे तो आप देखें कितने डिजिट्स मूव करके आते हैं, 1 2 3। तो ये 3.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ जाता है। तो ये था जी हमारे पास डाटा जो हमने नोट किया। अब बच्चों आपको एक मज़े की बात ये बताऊँ कि आपके पेपर में फार्मूला गिवन होगा। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ के डाटा नोट कर लेते हैं तो फिर आपको इसी डाटे के अकॉर्डिंग अगर लेट्स वो ये फार्मूला दिया हो तो उम्मीद है आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो टारगेट है क्वेश्चन में वो दो चीज़ें हैं, एक तो हमने करंट फाइंड करना है, दूसरा चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ओम्स लॉ यूज़ कर लिया, V इज इक्वल टू आई आर। ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये डाटे के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, हमें यहाँ से I यानी कि करंट की वैल्यू चाहिए, तो R जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है I के साथ, ये V के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह I का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू V ओवर R। अब V की वैल्यू बच्चों में गिवन है 12 है, और R की वैल्यू भी गिवन है, वो 6 इंटू 10⁻³ ओम्स है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखें V की वैल्यू मैंने 12 पुट कर दी और R की वैल्यू मैंने 6 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब सिंपली क्या किया, 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम्स आ रहा है तो 2, और जो नीचे 10⁻³ है ये ऊपर जाके 10⁻³ आ जाएगा। और करंट है बच्चों, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो ये साथ इसके आप A लिख देंगे। ठीक है, A फॉर एम्पेयर, ये इसका यूनिट है। तो ये आपका करंट जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ से अगर बुक का आंसर मैच किया जाए बच्चों, तो ये देखें करंट जो है वो इसी तरह मैंने लिखा I इज इक्वल टू 2। अब 10⁻³ बच्चों ये इक्वल होता है मिली के। ठीक है, तो 7 एम्पेयर आप इसी तरह लिख देंगे, तो इस तरह आपका जो आंसर है फाइनल वो आ जाएगा I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमारे पास ये भी आंसर तो ठीक था, ज़रूरी था मिली में ही लिखना। तो बच्चों मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखें प्रीफिक्स यूज़ हुआ है। जैसे रेजिस्टेंस के आगे उसने लिखा हुआ है 6 किलो ओहम, किलो। तो यहाँ पर भी उसने ना हमें जो है ना फिर कोशिश करेंगे, जो 10⁻³ है ये वैसे भी मैंने मिली के इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम मिली लिख देंगे, M लिख देंगे। तो बच्चों ये आपका करंट डिफाइंड हो जाता है। अब दूसरा हमारे पास टारगेट था चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज देखें हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q ओवर T। यहाँ से अगर हमने Q फाइंड करना है तो T जो इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है ये I के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास Q इज इक्वल टू I इंटू T आ जाएगा। अब वेरी सिंपल है, I मीन यानी कि करंट की वैल्यू आपने ऊपर देखें फाइंड की है 2। और ये लेकिन यहाँ पर बच्चों आपने मिली एम्पेयर में आंसर जो है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि एम्पेयर जो है वो एक स्टैंडर्ड यानी कि ऐसा यूनिट है। ठीक है, मिली तो जस्ट हमने बुक का आंसर मैच करने के लिए लगा दिया था, अदरवाइज जहाँ पर आप वैल्यू यूज़ करेंगे वो
2 × 10⁻³ एम्पेयर, एम्पेयर वाली वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट में है। और टाइम जो है वो सेकंड यानी कि 3.6 × 10⁻³ ये आप ऊपर देख सकते हैं टाइम जो आपने नोट डाउन किया था। ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट की। तो बच्चों आगे इसको सिंपल करने का सिंपल तरीका ये है कि जो 2 को आप मल्टीप्लाई करें 3.6 से, और यहाँ पर जो 10⁻³ है और 10⁻+3 है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो गए ये भी आप साइड पे देख भी सकते हैं। तो पहले तो ये देख लें 3.6 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.2। अब चार्ज है तो चार्ज का यूनिट बच्चों जो है वो कूलम्स होता है, ठीक है, तो आप सी लिख देंगे। अब जो मैं कह रहा था ना 10⁻³ और 10⁻+3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैसे कैंसिल आउट है साइड पे देखें। 10⁻³ और 10⁻+3 अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि -3 + 3, अब -3 + 3 दोनों ज़ीरो हो जाते हैं, और किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो इक्वल 1 आ जाता है, ठीक है। बड़ा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, परेशान हो, तो मैंने इसको साइड पे सॉल्व कर दिया है। तो बच्चों ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है बच्चों के ड्यूरिंग लाइटनिंग 15,000 ampere current is established when 40 coulomb charge pass through a tree due to potential difference between clouds and ground of 1000 volt. What was its duration of lightning bolt and find power of lightning bolt? देखें बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। देखें 15,000 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस हो जाता है जी, कब? जब 40 यानी कि कूलम चार्ज पास होता है एक ट्री में से, उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जी? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्लाउड और ग्राउंड के दरमियान 1000 वोल्ट का। देखें जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होता है, तो चार्ज मूव करता है, ठीक है। जैसे हम किसी बैटरी के साथ उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो चार्ज हैं वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि आप वोल्टेज कितना दे रहे हैं किस्म का 1000 है, फिर चार्ज कितना मूव करते हैं 40 कॉलम्स, फिर चार्ज जब मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो 15,000 एम्पेयर है, ठीक है। तो ये कहानी है। यहाँ से अब ये हो रहा है कि आप वोल्टेज समझ लें अप्लाई कर रहे हैं, जो है वो एक क्लाउड्स और ग्राउंड के दरमियान जो एक वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, वो वोल्टेज आपका यानी कि 1000 है, और चार्ज जो है ट्री में से जो पास होगा वो 40 कॉलम्स का है, फिर उसमें से चार्ज के मूव करने से जो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा वो 15,000 जो है वो एम्पेयर हो जाएगा। फाइंड आपने क्या करना है, व्हाट वाज इट्स ड्यूरेशन ऑफ लाइटनिंग बोल्ट, उस लाइटनिंग का ड्यूरेशन, एंड फाइंड पावर ऑफ लाइटनिंग बोल्ट। देखें आप सिंपल करते हैं मजीद, इसको डाटा आपने सीखना है कैसे नोट करते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग 15,000 एम्पेयर करंट, तो ये बच्चों आपको करंट गिवन है, करंट इज इक्वल टू आई, और ये 15,000 एम्पेयर हो गया। अच्छा, इज एस्टेब्लिश व्हेन 40 कूलम चार्ज, ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 40 कूलम है। और उसके बाद थ्रू अ ट्री ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्लाउड्स एंड ग्राउंड ऑफ 1000 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1000 है। व्हाट वाज इट्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से पता चला कि वो टाइम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू टी आपने फाइंड करना है। और उसके बाद सेकंड वो कहता है फाइंड पावर ऑफ लाइटनिंग बोल्ट, तो पावर आपने फाइंड करनी है। ये था बच्चों आपके पास डाटा। आगे ये बहुत इजी है, देखें मैं आपको अगर यूं बताऊं कि हमारे पास टारगेट इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक हमारे पास टाइम है और दूसरा पावर है, ठीक है, बहुत इजी है। लेकिन टाइम के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटे से रेलिवेंट ही फार्मूला यूज़ करना है, तो वो हमारे पास टाइम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब अगर हमें करंट भी दिया गया हो और चार्ज भी पता हो तो टाइम तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। यहाँ से अगर हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी और आई ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि टी जो है वो ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास यूँ फार्मूला आ जाएगा टी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब वेरी सिंपल है, क्यू की वैल्यू बच्चों आपके पास 40 है और आई की वैल्यू आपके पास 15,000 है। दोनों को आप इसमें पुट कर देंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.00267, और टाइम है चूँकि तो ये सेकंड आ जाता है। वैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप इसको अगर बुक के साथ, बुक का जो आंसर है उसके साथ मैच करना चाहें, और वैसे भी आई थिंक आपको जो है ना ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको लिखना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में। तो बच्चों आप इसको क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट है ना यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप टू के आगे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा, फिर जब 2 के आगे जाएगा पॉइंट तो ये आ जाएगा 2.67। तो जब बच्चों आप लेफ्ट साइड से मूव करके आते हैं तो देखिए कितने डिजिट्स आपने मूव किए हैं, 3 डिजिट्स।
तो जब लेफ्ट साइड से आते हैं तो वो -3 लिख देते हैं, 10⁻³ तो ये सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों एक और भी चीज़ क्लियर कर दूँ, फिर 2.67 अब 10⁻³ किसके इक्वल होता है, मिली के, तो ये मिली सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा टारगेट हमारे पास पावर है, तो पावर का फॉर्मूला आप देखें P = VI। तो इसको सिंपल याद रखने का ये भी एक ट्रिक माइंड में रख लें। अगर आप इसको राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करें तो VIP, ठीक है, जैसे VIP, तो VIP से आप इसको याद कर लें कि P = VI या VIP। तो हमारे पास V की वैल्यू बच्चों गिवन थी, वो 1000 वोल्ट है, और जो करंट है वो हमारे पास 15,000 था। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। पावर है चूँकि, तो पावर का साथ आप यूनिट लिख देंगे वाट। तो बच्चों आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट कर दें, तो अगर आप पॉइंट जो इसका कहीं भी नहीं है, वो अगर लेट्स सपोज लास्ट पे है, इसको आप 5 के आगे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 15 पॉइंट। फिर पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 15 लिख दें, और इंटू 10⁻, देखें कितने जीरो हैं तो उनको आप लिख दें 10⁻6 वाट। अब 10⁻6 किसके इक्वल होता है, मेगा के, तो ये पावर आपकी आ जाएगी 15 मेगावाट। ठीक हो गया बच्चों। चलें, अब हमारे पास बच्चे नेक्स्ट मेरे प्रॉब्लम आता है, लेकिन उससे पहले अगर बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बच्चों इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि इस जो ये सीरीज़ चल रही है फजल एकेडमी पर फिज़िक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन, जो न्यू बुक है बच्चों, आपको पता है इसकी अभी तक की बुक भी नहीं आई। तो बच्चों मैं इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की गारंटी से साथ में ये कह रहा हूँ कि मैं आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूँगा, और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाएंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज के और टॉपिक वाइज MCQs, क्योंकि जो आजकल पेपर में MCQs आ रहे हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो पूरे मार्क्स नहीं ले सकते। तो क्यों, क्योंकि उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस नहीं होती टॉपिक वाइज की, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा एंड पे, यानी कि या बीच में मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा बच्चों। मैं फजल एकेडमी एक काफ़ी अरसे से ये चैनल चल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो है तैयारी करवाई जाएगी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और स्टूडेंट्स आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलें बच्चों, अब हम मेन जो हमारा टॉपिक था उस पर आते हैं दोबारा से, कि हमारे पास जो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है नंबर 3। The diameter of copper wire is 7.360 millimeter. Find the resistance of a 5 kilometer length of such used for power transmission. Specific resistance of wire ये उसने दी हुई है, ठीक है। देखें डाटा नोट करते हैं बच्चों। डाटे में सबसे पहले दी डायमीटर ऑफ कॉपर, डायमीटर उसने कितना दिया हुआ है, डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D, ठीक है, याद रखना है। और ये हमारे पास है 7.360 mm, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि R आपने फाइंड करनी है। और उसके बाद वो कहता है ऑफ अ 5 किलोमीटर लेंथ, यानी कि जो उसने लेंथ दी है ना वो कितनी है, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 5 किलोमीटर है। और किलोमीटर को हम क्या करते हैं कि किलो की जगह 5 इसी तरह लिखा, किलो की जगह 10⁻3 और मीटर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसको हम रो, इसको रो बोलते हैं, ये जो आपको P टाइप नज़र आ रहा है, और इसकी वैल्यू है 1.720 इंटू 10⁻8 ओहम मीटर, ठीक है। ओहम देखें मैंने एक ओहम का सिंबल और मीटर का M यानी कि डाल दिया है, ठीक है। अब वेरी सिंपल है, अगर आपको ये डाटा अगर आप नोट कर लेते हैं और आपको साथ ही ये फार्मूला दे दिया जाए तो आई थिंक आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले तो आप ये देखें, कैपिटल जो R लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ये जो रेजिस्टेंस के फैक्टर थे, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये उसी टॉपिक से फार्मूला बना हुआ है। अब बच्चों अगर हम इस प्रॉब्लम को यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फाइंड, हमारा टारगेट एक चीज़ है इस प्रॉब्लम में, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के लिए हमें फार्मूला भी पता है कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो यहाँ पर अगर बच्चों R रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें रो पता होनी चाहिए, रो की वैल्यू में पता है जी 1.720 इंटू 10⁻⁻8। उसके बाद सेकंड चीज़ लेंथ पता होनी चाहिए जी, बिल्कुल वो भी हमें पता है। और थर्ड वन एरिया फाइंड होना चाहिए, यानी लेकिन यहाँ पर बच्चों देखें हमारे डाटे में कहीं भी एरिया यानी कि ए की वैल्यू नहीं दी हुई, तो फिर क्या करेंगे। तो कोई मसला नहीं है, हम एरिया जो है वो फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ये नीचे देखें, पहले आप ये R इज इक्वल टू D/2 इसको छोड़ दें। आप नीचे देखें A इज इक्वल टू पाई R स्केयर, एरिया किसके इक्वल होता है, पाई R स्केयर।
अब जो पाई की वैल्यू होती है बच्चों वो 3.14। अब आर तो अगेन हमें आर की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों आपको जो डायामीटर दिया गया है ना, अगर डायामीटर को आप हाफ कर दें तो वो आपका रेडियस आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक पूरा सर्कल है, उस सर्कल के जो सेंटर से पूरी एक लाइन गुजरी होती है, इसको डायमीटर बोलते हैं। अगर उसको हाफ किया जाए तो वो रेडियस बन जाते हैं, 2 रेडियस बन जाते हैं। तो इस तरह उसको हाफ करने से हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि आर की। अब आर की वैल्यू देखें, ऊपर हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू डी/2। डी की वैल्यू हमें पता है डायमीटर की 7.360 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 3.68 mm। चूंकि डायमीटर mm में है तो ये mm में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे कि m मिलीमीटर, देखें मीटर तो ऐसा यूनिट है, मिली तो नहीं है बीच में, तो मिली को क्या करेंगे, मिली इक्वल होता है 10⁻³ के, तो मीटर साथ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी r की नीचे वैल्यू देखें, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है और r की वैल्यू हमारे पास 3.68 इंटू 10⁻³ और ऊपर इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल देना है। अब आपने क्या करना है बच्चों, 3.14। अब आपने नेक्स्ट 3.68 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 13.54 और आगे जो स्केयर जब 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू 2 होगा तो ये -6 आ जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 13.54 से, तो ये आ जाएगा 42.5 और 7 इंटू 10⁻⁻6। अब इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा मूव करवाएं, आगे ले जाएं 4 के आगे, तो ये 4.25 इंटू 10⁻, देखें जब आप राइट साइड से जाते हैं ना तो आपने पावर को प्लस में ऐड करना है। ठीक है, तो +1 एक, क्योंकि एक डिजिट मूव किया है तो +1, तो ये आ जाएगा 4.25 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि एरिया है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखें, जो हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला था, उसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी में पता चल गई हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। मैं अगेन फार्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखें हम वैल्यूज पुट करते हैं अब इसमें। अच्छा, अब रो की वैल्यू देखें, ऊपर गिवन है 1.720 इंटू 10⁻⁻8, तो ये रो की वैल्यू लिख दी। और एल की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू आपके पास 5 इंटू 10⁻3 है और एक वैल्यू आपने ये ऊपर ही अभी फाइंड किया 4.25 इंटू 10⁻�5। यहाँ पर बच्चों आप सिंपल तरीके से कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप यूँ करें कि आप 1.720 जो पावर के अलावा जो वैल्यूज़ हैं सारी, जैसे 1.720 को मल्टीप्लाई करें 5 से, फिर जो आपका आंसर आएगा ना उसको आपने डिवाइड कर देना है 4.25 से। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.02। और जितनी भी पावर्स हैं 10⁻, इन सब को इकट्ठा कर लें। ऊपर है 10⁻⁻8, फिर है जी 10⁻3, ये +3 हो जाएगा, और जो नीचे 10⁻⁻5 है ना, ये ऊपर जाके +5 हो जाएगा। अब 2.02 इसी तरह 10⁻, देखें -8 आगे +3 +5, ये भी 8 हो जाएगा, और -8 +8 ये 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के। तो बच्चों इसका मतलब है आपका जस्ट आंसर आ जाएगा 2.02। अब चूँकि रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का यूनिट बच्चों ओहम होता है, और ओहम का सिंबल आपके सामने है, ये जो मैंने 2.02 के साथ डाला है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है जी कि 2 रजिस्टर्स, एक रजिस्टर है जी 15 ओहम्स का एंड एक दूसरा है 75 ओहम्स का, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब सीरीज में कनेक्ट किए गए। इफ वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम इज 60। देखें दो रजिस्टर हैं, एक 15 वाला और एक 75 वाला। जो 15 वाला है ना उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 60 है। अच्छा, व्हाट इज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू 75 ओम रजिस्टर, और जो दूसरा वाला रजिस्टर था उसके अक्रॉस वो करंट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट। तो देखें मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये सबसे पहले 2 रजिस्टर्स देखें। जो पहला रजिस्टर है ना उसको हम R1 कह देंगे और उसकी कितनी रेजिस्टेंस है जी 15 ओम। ठीक हो गया। अब दूसरा जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 75 है, उसको हम R2 कह देंगे और उसकी रेजिस्टेंस होगी जी 75 ओम। अच्छा, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक सीधी एक लाइन में हूँ तो इसको हम कहते हैं सीरीज। अच्छा, फिर वो कहता है कि इफ़ वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम इज 60, यानी कि जो वोल्टेज है, क्योंकि 2 रजिस्टर्स हैं, एक 15 वाला एक 75 वाला। जो 15 वाला है ना उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 60 है। क्योंकि हम 15 वाले को जो पहला रजिस्टर है इसको मैंने R1 का नाम दिया हुआ है, तो इसका जो वोल्टेज होगा उसको हम V1 कहेंगे। ठीक है, V1 कितना हो गया 60। फिर उसके बाद वो कहता है व्हाट इज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू 75 ओम रजिस्टर।
करंट फाइंड करना। लेकिन बच्चों ये करंट जो है, जो सेकंड रजिस्टर था R2 जिसको हमने नाम दिया था, उसके लिए करंट फाइंड करना है। सो इस करंट को फिर हम I2 का नाम देंगे। यहाँ पर 2 से मुराद ये नहीं कि जो सेकंड रजिस्टर है उसके लिए है। तो ये हमारे पास डाटा नोट हो गया, ठीक है। अब आप देखें हम नेक्स्ट क्या करते हैं। ये हमारे पास ओहम लॉ है। तो ओहम लॉ होता है हमारे पास बच्चों V इज इक्वल टू आई आर। तो देखें अब हमारे पास ना क्वेश्चन में दो केस हैं। एक समझ लें, एक को हम 1 1 कह रहे हैं, जो पहला रजिस्टर है। दूसरा रजिस्टर के लिए हम R2 का वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 1 का केस बना लेते हैं, यानी कि R1, ठीक है। तो इसी जो V इज इक्वल टू आई आर एन, इसके साथ हम तीनों के साथ 1 1 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि केस दो बन रहे थे, एक 1 और एक 2। तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। तो यहाँ से बच्चों हमने एक्चुअली टारगेट हमारा I2 है, लेकिन I2 से पहले हमने I1 फाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जो I1 के साथ R1 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास I1 इक्वल आ जाएगा V1 ओवर R1। अब V1 की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 60 और R1 की वैल्यू भी गिवन है 15। दोनों को आप इसमें पुट करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 4, और चूंकि करंट है और करंट का यूनिट 7 एम्पेयर है तो ये एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आपका ये करंट फाइंड हो गया I1, हालांकि ये उसने पूछा नहीं था, उसने I2 पूछा हुआ है। तो बच्चों जब करंट जो रजिस्टर देखें यहाँ पर जो सीरीज वाले हैं, एज करंट रिमेन सेम इन ऑल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी बच्चों अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हुए ना, तो उनमें जो करंट होता है वो सेम रहता है। अगर I1 की वैल्यू 4 है तो I2 की वैल्यू भी 4 होगी, क्योंकि I1 और I2 दोनों इक्वल होते हैं। और रजिस्टेंस जो अगर सीरीज में लगे हों तो उनका करंट जो है वो सेम रहता है। सो फिर दोनों I2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 4 एम्पेयर ही होगी। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है कि यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स ऑफ 5 किलो ओहम, 10 किलो ओहम, 15 किलो ओहम। यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट देम इन डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन। 3 रजिस्टर आपको दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि जी आप इनको जो पॉसिबल कम्बिनेशन है उन डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन उनमें कनेक्ट करें इनको। ये आपके पास जो कम्बिनेशन है वो दो तरह की है, एक सीरीज़ वाली कम्बिनेशन है और एक पैरेलल कम्बिनेशन है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं आपके पास। अच्छा, फिर क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस यू कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर। तो देखें डाटा नोट करते हैं। यू आर गिवन 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर आपको दिए जाते हैं। आप अपने आप को माइंड में लें कि आपको 3 रजिस्टर दे दिए जाते हैं, ठीक है। एक को हम R1 कह देते हैं जो कि 5 किलो ओहम है, और जो दूसरा वाला 10 किलो ओहम है इसको हम R2 कह देते हैं, और जो तीसरा वाला 15 किलो ओहम है इसको हम R3 कह देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपको क्या कहा जाता है, यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट देम इन डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन। आप इनको इन तीनों रजिस्टर्स को डिफरेंट जो पॉसिबल कम्बिनेशन जो बन सकते हैं, यानी कि कम्बिनेशन उसमें कनेक्ट करें। तो कम्बिनेशन आपके पास दो ही होते हैं, या तो सीरीज़ होगी या पैरेलल होगी। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो बच्चों जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है ना, उसको हम आर मैक्स, मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, और आर मीन रेजिस्टेंस, यानी कि ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस आपने जो फाइंड करनी है। और इसी तरह स्मॉलेस्ट भी, तो उसको हम आर मीन यानी कि मिनिमम स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। चलें, आपके पास क्योंकि अब इसमें दो केस बन रहे हैं, एक सीरीज़ वाला भी, क्योंकि पॉसिबल कम्बिनेशन तो दो हैं हमारे पास, एक सीरीज़ है और एक पैरेलल है। सो बच्चों सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है ना, हमने उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो टारगेट हमारे पास एक रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो बच्चों रेजिस्टेंस अगर आपको मैक्सिमम चाहिए ना, तो आप इन तमाम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने लिखा है कि वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इज़ मैक्सिमम। इस रेजिस्टेंस जो होगी मैक्सिमम होगी कब, व्हेन ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर आप चाहते हैं कि आपको आर मैक्स मिल जाए और आप मिनिमम मिल जाए, यानी कि ग्रेटेस्ट और मिनिमम वैल्यू अगर मिल जाए स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप क्या करें, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो आप रजिस्टर्स को क्या कर दें, सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, ठीक हो गया। तो सीरीज़ का बच्चों फार्मूला को आगे पता होगा कि अब आर इक्विलेंट, ई क्यू का मतलब क्या इक्विलेंट। देखिए मैंने ये आर इक्विलेंट क्यों रखा, देखिए जब वो कहते हैं ना मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है कि आपके पास जितने भी रजिस्टर है ना उन सबको इकट्ठा कर दो, तो मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, तो वो मैक्सिमम वही आपका ग्रेटेस्ट
आंसर बन जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर आपके रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो होगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 ही आपके पास रजिस्टर है। ठीक है, और पहले की वैल्यू आपके पास 5 है, दूसरे की 10 है और तीसरे की 15 है, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 30, और चूंकि इनका यूनिट जो यूज़ हुआ है वो 5 के साथ, बाकियों के साथ वो किलो ओहम है, तो इसके साथ भी आपने किलो ओहम लिख देना है। तो ये बच्चों जो आपकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट EQ, ये जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आई मतलब कि ये मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इक्वल करके सबको, तो यही आपको आप बोलेंगे कि यही आपकी आर मैक्सिमम जो यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस है या ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, वो 30 किलो ओहम है। इसी तरह बच्चों अगर आपका दूसरा रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो मिनिमम रेजिस्टेंस तब होती है जब बच्चों आप रजिस्टर को पैरेलल ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे या कनेक्ट करेंगे। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल का आपको बच्चों फार्मूला आता होगा, आर इक्विवेलेंट जस्ट यानी कि वो समझ लें इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो प्लस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, और इसी तरह R2 की वैल्यू 10 है और R3 की वैल्यू क्या है 15 है। बच्चों आप देखें, मैं थोड़ी सी स्पीड लगा लेता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करें, साथ साथ अगर आप नोट करें वीडियो को पॉज कर लिया करें, फिर अगेन उसको कर लें, रिज्यूम कर लें। ठीक है, तो आप इस तरीके से चला करें, क्योंकि मैं आपका वेट करूँ तो वीडियो तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो देखें, चलें जी, हमने R1 R2 और R3 की वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो अब बच्चों इनका एलसीएम फाइंड करना है। वैसे आपको मैं बताऊं तो एलसीएम फाइंड करने का जो बेस्ट वे है, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, तो बच्चों ये देखें आपके पास जो फ्रैक्शन में एक 5 है, एक 10 है और एक 15 है, ये साइड पे देखें। तो इन पे एक 5 का टेबल जा रहा है, 5 का 5 पे 1 टाइम जाएगा और 10 पे 2 टाइम जाएगा और 15 पे 3 टाइम जाएगा। अब अगेन हम 2 ले लेते हैं, 2 का टेबल 1 का तो बस 1 को छोड़ देना है, 1 इसी तरह लिख देंगे। अब 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा तो 3 को इसी तरह लिख दें। अब 3 का टेबल जो है वो 1 पे वन इसी तरह लिख देंगे और 3 पे जो है 1 टाइम जाएगा। तो जब 1 आ जाए तो आपका समझें प्रोसेस खत्म हो गया। आप 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 2 6, और 6 को मल्टीप्लाई करें 5 से 30। तो इसका मतलब है आपका जो एलसीएम है वो 30 बन रहा है। अब देखें, अब 5 का जो टेबल है वो 30 पे कितने टाइम जाता है, 6 को आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरे वाला है वो 10 का टेबल 30 पे 3 टाइम जाता है, तो 3 को उसी 10 के ऊपर जो 1 है उस 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। फिर तीसरे वाला जो 15 का टेबल 30 पे 2 टाइम जाता है, 2 को उसी 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर जो है तो ये 2 आ जाएगा। तीनों को आपस में ऐड करेंगे, 6 + 3 + 2, तो ये 11 आ जाएगा, 11/30। अब देखें बच्चों, आपको आर इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रजिस्टर जो अगट्ठी जो है यानी कि, ठीक है, उसकी वैल्यू चाहिए, तो ये नीचे है, इसको आप ऊपर लेके जाएं तो आर इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले आएं। इसी तरह दूसरी साइड को आप 30 को ऊपर ले जाएं और 11 को नीचे ले आएं। तो ये देखें आर इक्विवेलेंट, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप 1 लिखेंगे तो 1 का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप दूसरी तरफ 30/11 कर दें। अब 30 डिवाइडेड बाई 11 करें तो यह आ जाएगा 2.72। तो रेजिस्टेंस बच्चों जो आप इस फार्मूले में जो आपने वैल्यू पुट की थी R1 R2 और R3 की, वो किलो ओहम में थी, तो आप आंसर के साथ भी किलो ओहम लिख देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो है फाइंड हो गई है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसी को ये जो आपकी, क्योंकि हम इसको ये इसको आर मिनिमम हमने क्यों कह दिया है, क्योंकि बच्चों जब भी रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में अगर रेजिस्टर पैरेलल कनेक्ट किए जाएँ तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होती है वो मिनिमम कम से कम होती है। इसको हम आर मिनिमम हमारे पास आ जाएगी 2.72 किलो ओहम। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम है 6। देखें, 2 resistors of 20 ohm and 40 ohms are connected in series। ठीक है, 2 रजिस्टर हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं विद 50 वोल्टेज बैटरी, 50 वोल्टेज बैटरी है। फाइंड द करंट एंड पावर फॉर ईच का मतलब होता है अगर 2 रजिस्टर है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको देखें, मैं थोड़ा सा आराम से चीज़ बताता हूँ ताकि डाटा एक नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दोबारा से देखें, डाटा साथ से चले नोट करते हैं। 2 रजिस्टर्स, एक 20 ओम का है, उसको हम R1 कह देंगे, R1 इज इक्वल टू 20 ओम। फिर दूसरा जो रजिस्टर है वो 40 ओम का है, उसको हम R2 कह देंगे, वो हमारे पास 40 ओम का हो गया। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 50 वोल्टेज बैटरी। वोल्टेज कितना है जी, 50 वोल्टेज। ये 3 चीज़ें हमने नोट कर ली हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं फाइंड द करंट एंड पावर। 2 चीज़ें वो कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है फॉर ईच रजिस्टर। ई से मुराद 2 है ना, तो दोनों का,
यानी कि दोनों रेजिस्टेंस का करंट भी फाइंड करना है, दोनों रेजिस्टेंस की पावर भी फाइंड करनी है। तो अगर करंट की बात करें तो करंट दोनों का रेजिस्टर का फाइंड करना है, तो पहले को हम I1 कह देते हैं और दूसरे के लिए I2 कह देंगे। और फिर इसी तरह वो कहता है फाइंड द करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर ईच, इसका मतलब पावर भी फाइंड करनी है दोनों के लिए, तो पहले के लिए P1 और दूसरे के लिए P2। लेकिन बच्चों ये सीरीज की बात अभी तक हो रही है, क्योंकि उसने कहा था आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर सेकंड पे वो कहता है फाइंड द करंट एंड पावर फॉर ईच रेजिस्टर इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका मतलब है अगेन करंट और पावर फाइंड करनी है, लेकिन वो आपकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आपने दो रेजिस्टर हैं तो दोनों का, एक के लिए करंट I1 होगा, दूसरे के लिए I2 होगा, और इसी तरह पावर पहले के लिए P1 होगी, दूसरे के लिए P2 होगी, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है दो आपके पार्ट बन गए इस क्वेश्चन के अंदर, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। तो देखें सबसे पहले हम सीरीज को सॉल्व करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। टारगेट क्या है जी सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट और पावर। बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं। अब देखें करंट को आपने कैसे फाइंड करना है, आपके पास जो ओहम लॉ है V = IR, और यहाँ से आपको अगर करंट की वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो R V के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और I आपके पास इक्वल आ जाएगा I = V/R। अब बच्चों करंट फाइंड करने के लिए आपके पास V यानी कि वोल्टेज होना चाहिए और R यानी कि रेजिस्टेंस होना चाहिए। वोल्टेज तो आपको देखें डाटे में गिवन है और आर बी आपको दिया गया, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये आपने इक्विलेंट यानी कि दोनों के रेजिस्टेंस दिए हुए ना, एक R1 R2, आप दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इक्विलेंट रेजिस्टर आपके पास आ जाएगा 20 + 40, ये 60 ओहम आ जाएगा। ये आपने जो कि वोल्टेज जो है वो आपने, और ये रेजिस्टेंस आपने दोनों को वैल्यू पता चल गई हैं। अब आपने क्या करना है, I = V/R, V की वैल्यू आपके पास गिवन है वो 50 है, और R आपके पास इक्विवेलेंट वो 60 है। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.83, अब चूंकि ये करंट है तो एम्पेयर आ जाएगा। अब बच्चों उसने तो कहा था जी कि हर दोनों रेजिस्टेंस के लिए आप करंट फाइंड करें, यानी कि I1 भी और I2 भी, ये तो हमारे पास जस्ट I लिखा हुआ है। तो बच्चों सीरीज कम्बिनेशन में ये याद आपने रखना है कि इन सीरीज कम्बिनेशन करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर, करंट सेम होता है। अगर करंट सेम है तो इसका मतलब है वो चाहे I1 है चाहे I2 है, दोनों का आंसर क्या होगा, 0.83 एम्पेयर। तो चलें जी बच्चों, ये आपका करंट फाइंड हो गया। अब सेकंड टारगेट सीरीज के लिए पावर है। तो बच्चों पावर का हमारे पास ये फार्मूला है, P = I²R, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने देख लेना टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद। अब जब अगर बच्चों हमने पावर क्योंकि पहले रजिस्टर के लिए भी फाइंड करनी है और दूसरे के लिए भी, जब हम पहले की बात करेंगे तो P1 कर देंगे, बाकी I1 और R1 कर देंगे। जब दूसरे की बात करेंगे तो P2 I2 R2 कर देंगे, ठीक है। देखें ऐसे, अब हम क्योंकि पहले रजिस्टर की पावर फाइंड करने लगे हैं तो P1 = I1 R1। अब I1 यानी कि करंट की वैल्यू तो सेम थी, ऊपर देखें लिखी हुई है, ये है 0.83, ऊपर स्केयर है तो स्केयर डाल देंगे, और R1 की वैल्यू बच्चों 20 थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो आप 0.83 का स्केयर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 13.78। पावर है चूंकि तो इसका यूनिट आ जाएगा वाट, यानी कि इन सिंपल आपकी P1 कितनी आ गई, 13.78 वाट। अब P2 अगर फाइंड करेंगे यानी कि दूसरे की पावर, तो आप क्या करेंगे, P2 I2 R2, ठीक हो गया। अब P2 देखें, I2 की वैल्यू सेम है, यानी कि करंट तो वही है 0.83, ऊपर स्केयर कर देंगे, और R2 से वो 40 है। अब 0.83 का आप स्केयर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 27.56 वाट। तो आप इसका मतलब है सिंपल आपकी पावर कितनी आ गई, 27.56, ये वाट है बच्चों, ठीक है। बाय मिस्टेक वो लिखा W ही था, तो वो ऐसा N लग रहा था, मैंने इसको फिर कैंसिल करके W ऊपर लिख दिया है। अच्छा, अब आपने ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया जी सीरीज़ के लिए। अब इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने फॉर पैरेलल कम्बिनेशन के लिए भी यही करंट भी और आपने पावर भी फाइंड करनी है। तो बच्चों ये बात एक याद रखनी है कि जब पैरेलल कम्बिनेशन हो तो उसमें वोल्टेज सेम होता है, यानी कि V1 इक्वल होगा V2 के, और ये दोनों इक्वल होंगे V के, यानी कि अल सिंपल मुख्तार, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि वोल्टेज कितना है वो 50 है, वो V1 का भी 50 होगा और V2 का भी 50 होगा, ठीक है। अब देखें, अच्छा अब हमने क्योंकि करंट फाइंड करना है तो बच्चों यही जो ऊपर आपने एक फार्मूला लिखा था ये करंट का, I = V/R, तो इसी को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले रेजिस्टेंस के लिए करंट फाइंड कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, I1
फिर आगे V1 ओवर R1। V1 की वैल्यू बच्चों मैंने आपको भी बताया कि वो वोल्टेज सेम होगा, चाहे वो V1 है V2 है तो वो 50 ही होगा जो गिवन था। और R1 बच्चों आपके पास 20 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2.5। अब चूंकि करंट फाइंड कर रहे हैं तो ये साथ इसका यूनिट एम्पेयर आ जाएगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आपका जो I1 है वो इक्वल आ गया 2.5 एम्पेयर। अब इसी तरह बच्चों आपने I2 फाइंड करना है तो सिंपल इसकी जगह 2 कर देंगे तो ये I2 इज इक्वल टू V2 ओवर R2। अब V2 की वैल्यू बच्चों आपके पास अगेन वही वैल्यू होगी 50 और R2 की वैल्यू गिवन थी 40, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1.25 और चूंकि करंट है तो साथ एम्पेयर लिख देंगे। इन सिंपल वर्ड्स I2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1.25 एम्पेयर। तो ये बच्चों पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आपने करंट फाइंड कर लिया। अब आपने पावर फाइंड करनी है तो पावर का अगेन वही फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो जब आप पावर पहले रजिस्टर के लिए फाइंड करेंगे तो उसको P11 कर देंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो 2 कर देंगे, ठीक है ऐसे P1 I1 स्केयर R1। अब I यानी कि I1 के करंट की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया ऊपर I1 की वो है 2.5 ऊपर टॉप पे देखें, और इसका आप स्केयर कर देंगे और R1 की वैल्यू बच्चों 20 है। आपने यहाँ पर क्या करना है 2.5 का स्केयर लेना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा 1 to 5, ठीक है। तो ये पावर है तो पावर का यूनिट बच्चों वाट, ठीक है। अब 1 to 5 ये अब जो बच्चे बाइक चलाते हैं उनको पता चल गया होगा 1 to 5 से क्या मुराद है। अच्छा जी बच्चों, अब इसी तरह आपने सेकंड पावर फाइंड करनी है जी P2 इज इक्वल टू I2 स्केयर और R2, ठीक है। I2 यानी कि जो करंट का वैल्यू है दूसरे रजिस्टर के लिए वो आपकी देखें ऊपर लिखी हुई है वो है 1.25 का स्केयर कर देंगे और R2 की वैल्यू 40 है। 1.25 का आप स्केयर लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 62.5, और चूंकि पावर है तो वाट, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स P2 की वैल्यू आपकी आ गई 62.5। तो ये बच्चों आपने करंट भी फाइंड कर दिया और पावर भी फाइंड कर दी, तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 7 है जी बच्चों, आपके पास देखते हैं कि 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 किलो ओम एंड 6 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अच्छा, a 10 voltage battery is connected across its end, find the values of the following quantities। ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है जी, कौन कौन सी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। बच्चों आप पैरेलल के और सीरीज के जो फार्मूले हैं ना उनको पहले से ही याद कर लें, ठीक है, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी है। अच्छा, बी के वैल्यू क्या है जी? करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, और सी में वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। ईच का मतलब होता है अगर दो है ना तो दोनों के लिए अलग अलग। तो देखिए मैं आप डाटा नोट करते हैं, मजीद इसको सिंपल करते हैं जी प्रॉब्लम को। अच्छा, रिपीट द क्वेश्चन इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। यही सारा प्रॉब्लम आपने पहले सीरीज के लिए सॉल्व करना है, सॉरी पैरेलल के लिए सॉल्व करना है, फिर इसी प्रॉब्लम को आप सीरीज कम्बिनेशन में ले जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नहीं कि आप इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, एक उन्होंने सीरीज के लिए कर दिया और एक पैरेलल। तो पहले तो बच्चों हम पैरेलल के लिए सॉल्व करते हैं जो कि डाटा सारा गिवन है इसी तरह। तो देखें, अब चूंकि वो कह रहा था कि 2 रजिस्टर, 2 रजिस्टर हैं, एक की रेजिस्टेंस कितनी है 4 किलो ओम, मैंने उसको R1 कह दिया वो 4 किलो ओम, और दूसरा 6 किलो ओम है तो उसकी R2 हम कह देंगे वो 6 किलो ओम हो गया, और आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 10 वोल्टेज बैटरी, वोल्टेज कितना है जी 10, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, फिर वो कहता है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ए में वो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम REQ लिखते हैं। REQ से मतलब इक्विवेलेंट है और R से मतलब रेजिस्टेंस है। ये ए पार्ट आपका यानी कि मैथमेटिकली जिसको कहते हैं आप यूं बनेगा। और बी में वो कहता है करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, करंट फाइंड करना है। करंट को बच्चों आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब उसने वर्ड यूज़ किया ना ईच रजिस्टर, इसका मतलब है दोनों के लिए वो कह रहा है, दो है ना, है ही दो, दोनों के लिए वो अलग अलग कह रहा है, यानी कि I1 और I2। और सी पार्ट में वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर, यानी कि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है V1 और V2 आपने फाइंड करना है। ये था जी बच्चों आपका डाटा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एज अ पैरेलल कम्बिनेशन समझ के, और फिर इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे सीरीज कम्बिनेशन के लिए भी, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ही होगा, कोई इसमें जस्ट फार्मूला चेंज हो जाता है, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है जी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कम्बिनेशन। तो बच्चों जब पैरेलल कम्बिनेशन है तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
पैरेलल के लिए इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो आपने अब सिंपल क्या करना है, 1/R1 की वैल्यू आपके पास 4 है और R2 की वैल्यू आपके पास 6 है, ठीक है। वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने अगेन वो देखें साइड पे बताया हुआ है कि हमारे पास फ्रैक्शन में 4 है और 6 है, 2 का टेबल जा रहा है तो ये 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगा और 6 पे 3 टाइम जाएगा। फिर अगेन 2 ले का टेबल 2 पे 1 टाइम और 3 पे तो नहीं जाता, 3 लिख देंगे और फिर 3 का ले लेंगे, 3 का 1 इसी तरह रहेगा और 3 का 3 पे 1 टाइम। तो ये पे देखें 3 टू 6 और 6 टू 12, तो इसका एलसीएम क्या बन रहा है 12, ठीक है। वैसे 24 से भी ये सॉल्व हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर एक मैथमेटिकली यानी कि प्रॉपर जो एक बन रहा है वही चीज़ हम लिखेंगे 12। अब 4 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है जी, 4 3 12 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह जो सेकंड नंबर वाला 6 है, 6 का टेबल 12 पे कितने टाइम जा रहा है, 6 2 12 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 3 + 2 ये 5/12। अब चूंकि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इक्विवेलेंट की, वो नीचे आप उसको ऊपर लेके जाएं, तो 1 को नीचे ले आएं और इसको ऊपर ले जाएं। इसी तरह दूसरी साइड आप 12 को ऊपर ले जाएं, 5 को नीचे ले आएं। तो देखिए मैंने अगेन नीचे 1 नहीं लिखा, आर इक्विवेलेंट के 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह आप आर इक्विवेलेंट आप 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 2.4। अब क्योंकि जो वैल्यूज़ आपने पुट की थी R1 और R2 की वो किलो ओहम में थी, तो इसके साथ भी आपने किलो ओहम यूज़ कर देना है, ठीक है। लेकिन आगे जब मजीद कैलकुलेशन आएगी तो मैं बताता हूँ उसमें आपने क्या करना है। ये हमारे पास ए पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब बी में वो कह रहा था कि करंट फाइंड करना है और सी में वोल्टेज फाइंड करना है। तो बच्चों हम पहले क्या करते हैं, पहले वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। अब चूंकि पैरेलल कम्बिनेशन की बात हो रही है तो बच्चों ये चीज़ क्लियर हो, क्योंकि ज़्यादा आसान है कि जब भी पैरेलल कम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। V1 इक्वल होगा V2 के और ये दोनों इक्वल हैं V के, जो कि गिवन है वो 10 वोल्टेज है बैटरी जो थी, ठीक है। इसका मतलब है V1 की वैल्यू भी 10 है और V2 की वैल्यू भी 10 है, ठीक हो गया। अब बी पार्ट हमारा था जी करंट, ठीक है। अब करंट देखें, करंट हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस है, तो उसी के थ्रू ही हमने करंट फाइंड करना है। तो ओहम्स लॉ हमारे पास है जी V = IR। चूँकि हमने I की वैल्यू फाइंड करनी है तो I के साथ जो R है वो V के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास I इक्वल आ जाएगा V/R। अब चूँकि बच्चों उसने कहा था कि दोनों रजिस्टर के लिए फाइंड करें करंट ईच, तो हम क्या करेंगे, जब पहले के लिए फाइंड करेंगे तो 1 1 कर देंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो 2 2 कर देंगे। देखें यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा बच्चों, आपने इसको स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम गलत भी कर सकते हैं। देखें I1 = V1/R1। V1 की वैल्यू बच्चों ऊपर वो लिखी हुई है 10। अब जो R1 की वैल्यू है इसकी देखें, वैसे 4 आप कह रहे होंगे ये के सर ने क्यों लिख दिया बच्चों, यहाँ पर के एक उसकी जो उसने एक दी हुई थी प्रीफिक्स, तो वो आपने उसको एक ऐसा यूनिट में लेके वैल्यू लेनी है। तो किलो जो है वो ऐसा किलो ओहम, जस्ट ओहम आपने कंसिडर करना है, तो किलो की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए 7 के लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या किया, 10/4 और के किलो इक्वल होता है 10⁻³ के। तो अब देखें आप क्या करें, 10 को डिवाइड करें 4 से तो ये आ जाएगा 2.5 और नीचे जो 10⁻³ है इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 10⁻³ और 2.5 इसी तरह, और 10⁻³ इक्वल होता है मिली के। अब चूँकि हम करंट फाइंड करें तो बाकी इसका यूनिट जो यूनिट है वो एम्पेयर आप लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें यहाँ पर आपने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज़ की है ना वो किलो ओहम वाली यूज़ नहीं करनी, जस्ट ओहम वाली। तो फिर किलो किधर जाएगा, तो किलो की यहाँ पर वैल्यू पुट होगी जो 10⁻³ हमने 3 पुट की है, ठीक है। अब इसी तरह आप जब I2 फाइंड करेंगे तो आप 2 2 कर देंगे, यानी कि I2 = V2/R2। V2 की वैल्यू बच्चों आपके पास 10 है और R2 की वैल्यू 6 किलो ओहम है। ओहम तो ठीक है, लेकिन ये किलो जो है इसकी आपने वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/6 और किलो की वैल्यू 10⁻³। 10 को डिवाइड करें 6 से तो ये आ जाएगा 1.67 और जो नीचे 10⁻³ है ये ऊपर जाके 10⁻³ और इसी तरह 1.67 और 10⁻³ इक्वल होता है मिली के। बाकी चूंकि ये करंट है तो इसका साथ हम यूनिट लिख देंगे एम्पेयर। तो ये आपका आंसर आ जाता है I2 यानी कि इक्वल आ जाएगा 1.67 मिली एम्पेयर। तो ये बच्चों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपने इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपने अभी पैरेलल के लिए सॉल्व किए है, अब आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे सीरीज कम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये देखें, रिपीट द क्वेश्चन उसने कहा था लास्ट में, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन।
डाटा वही होगा सारा आपके पास जो कि मैंने दोबारा से लिख दी है आपको। आप भी बेशक इसको दोबारा से लिख लें। आपने क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है, दोबारा से जहाँ पैरेलल लिखा हुआ है वहाँ आप सीरीज लिख देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों वही डाटा है जो मैंने सबसे बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ था। आप देखें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, वही इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट बच्चों रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज के लिए ये फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पैरेलल के लिए इन्वर्स होता है तो इसके लिए सीधा सीधा होता है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू 4 है और R2 की वैल्यू 6 है, तो ये 6 प्लस 4 ये आ जाएगा 10 किलो ओम। अगर यहाँ से आप किलो को ख़त्म करना चाहें ना तो आप इसकी वैल्यू लिख दें 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। अब बी जो पार्ट था उसमें करंट फाइंड करना है। तो बच्चों करंट इन सीरीज कम्बिनेशन इज सेम इन ऑल द रजिस्टर। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो बच्चों करंट जो है वो आपका देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू I1 की आ जाएगी, जो वैल्यू करंट की आएगी वो I1 की भी होगी और I2 की भी होगी। तो देखें V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। आप क्या करेंगे जी, आई आपने फाइंड करना है तो ये आर वी इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट आ जाएगा और वी की वैल्यू बच्चों आपके पास 10 है और आर इक्विवेलेंट आपने ऊपर फाइंड किया है वो 10 किलो। देखिए यहाँ पर आपने किलो को एज अ बीच में इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि किलो जो है वो ऐसे यूनिट में इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे 10 के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 10⁻3। अब 10 और 10 कैंसिल हो गया, जो नीचे 10⁻3 है ये ऊपर जाके 10⁻³ और 1 और -3 10⁻³ को होता है मिली के, तो इस 7 एम्पेयर, तो ये 1 मिली एम्पेयर करंट आ गया। अब क्योंकि हमने कहा था करंट इज इन सीरीज कम्बिनेशन इज सेम, तो इसका मतलब है I1 की वैल्यू भी 1 एम्पेयर होगी 1 मिली एम्पेयर और I2 की वैल्यू भी क्या होगी 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपका करंट फाइंड हो जाता है। अब सी पार्ट में जो आपने वोल्टेज फाइंड करना था तो वोल्टेज के लिए V इज इक्वल टू IR। जब आप पहले के लिए बात करेंगे तो 1 1 कर देंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो 2 2 कर देंगे, ठीक है। ऐसे V1 इज इक्वल टू I1 R1 और I1 की वैल्यू बच्चों आपने यहाँ पर जस्ट एम्पेयर वाली यूज़ करनी है। मिली देखें जो जितने भी प्री फिक्स है ना, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने जो करंट की वैल्यू जो ऊपर है वो 1 × 10⁻³ ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो R की वैल्यू जो है वो 4 × 10⁻³ यहाँ पर देखिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जस्ट 4 थी, हमने फिर किलो को भी हमने क्या किया उसकी जगह 10⁻³ लिख दिया और मिली की जगह हमने समझ लें दोबारा से 10⁻³ लिख लिया है। अब आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से कर दें ये 4 आ जाएगा। अब नीचे देखें 10⁻³ और 10⁻+3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो जस्ट V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 वोल्ट। अब इसी तरह जब आप वोल्टेज की दूसरे के लिए बात करेंगे तो V2 इज इक्वल टू I2 R2 और I2 करंट की वैल्यू जो है आपके पास 1 × 10⁻³ मिली की जगह आप उसकी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे 6 थी लेकिन किलो की जगह आप 10⁻³ लिख रहे हैं तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और 10⁻³ और 10⁻+3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये 6 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपके पास लास्ट प्रॉब्लम है और 8 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है। आप यूँ समझें कि आप जो है अपने घर की जो एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बन रही है कि कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कितना आएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना खुद जो है ना घर में ये सारा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है इलेक्ट्रिसिटी के वो कितना है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, आज ये सीख लें कि आप किस तरीके से जो है वो बिल को जो है ना उसको देखा जाता है कि कितना बन रहा है। तो देखें अ हाउस इज इंस्टॉल्ड, यानी कि आप यूँ समझ लें कि आपका घर है, आपके घर में जो एक 30 LED बल्ब्स, कितने बल्ब लगे हुए जी 30, ठीक है, ऑफ 12 वोल्ट और एक जो है वो वाट कितने वाट का है वो 12 वाट का है। ईच ऑफ विच आर यूज 10 आवर्स डेली और एक जो है वो 10 घंटे डेली यूज़ होता है। देखें मैं दोबारा से सिंपल समझाता हूँ आसान। एक घर में 30 LED बल्ब्स लगे हुए हैं और एक जो बल्ब है वो 12 वाट का है और एक बल्ब जो है वो 10 घंटे डेली जो है वो यूज़ होता है, ठीक हो गया। फिर वो कहता है जी 5 फैंस ऑफ 50 वाट ईच ऑफ विच रन 18 आवर्स डेली। अच्छा 5 यानी कि फैंस हैं, पंखे हैं और वो जो है एक पंखा जो है वो 50 वाट का है और कितने घंटे चलता है डेली जी 18 घंटे, ठीक हो गया। ये मतलब कि बता रहा है कि जी आपके घर में इतने बल्ब्स हैं, फ़ैन है, इसी तरह आप और भी चीज़ें यूज़ जो भी आप घर में यूज़ करें वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
तो इसने जस्ट यहाँ पर 2 ही चीज़ों को लेके बस वो कंटिन्यू कर रहा है। तो अब वो बताना ये चाह रहा है कि ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इतना उनका वाट है और इतने टाइम में यूज़ करते हैं, तो फिर आपने फाइंड करना है कि जी वो कितना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी उनके लिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यूज्ड, कितनी यूनिट्स तो आपके घर की यूज़ होती हैं, रोज़ाना की भी आप फाइंड करें, डेली कितना वाट्स यूनिट्स यूज़ करते हैं, और फिर उसी हिसाब से आप उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक महीने का हिसाब भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो कहता है जी टोटल एनर्जी कंज्यूम इन किलो वाट पर हावर्स, किलो वाट हावर्स में आपने फाइंड करना है, ठीक है, फॉर अ मंथ के लिए फॉर दीज डिवाइसेज। इफ़ पी के आर यानी कि पाकिस्तानी रुपीस है वो 15 इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट, एक यूनिट की कीमत कितनी है जी 15 रुपये। देन फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक मंथ का आपने देखना है कि आपका बिल जो है वो कितना बन रहा है। तो देखें बच्चे, मैं बिल्कुल आसान करता हूँ, डाटा नोट करते वक्त मज़ीद आपको गाइड करता हूँ कि देखें पहला जो ए पार्ट है इसमें वो कह रहा है 30 LED बल्ब्स, यानी कि पावर ऑफ 30 LED बल्ब्स ईच ऑफ 12 वाट। देखें आपके पास 30 LED बल्ब्स हैं और एक जो है वो 12 वाट का है, तो 2 कितने वाट के होंगे 24 के, तो इसी तरह 3 कितने होंगे, इसी तरह 30 कितने होंगे, तो 30 के लिए आप क्या करेंगे 30 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। मैं दोबारा से गाइड करता हूँ, 30 LED बल्ब हैं आपके पास और एक जो है वो 12 वाट का है, ठीक है। तो मैं वैसे चलें आपसे पूछता हूँ कि एक अगर 12 का है तो 2 कितने के बन जाएंगे 24 के, तो इसी तरह मैं 2 की जगह आपसे कहता हूँ 30 कितने बनेंगे, तो आप क्या करेंगे 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 360 वाट। इसका मतलब है जो बल्ब्स है ना, ठीक है, वो कितने वाट्स यूज़ कर रहे हैं जी 360 वाट यूज़ कर रहे हैं। अब टाइम कितना, वो डेली यूज़ कितना होते हैं जी 10 हावर्स, ठीक हो गया, टाइम इज इक्वल टू टी और 10 हावर्स। फिर इसी तरह अब आते हैं सेकंड जो पार्ट है उसका बी, फैन वाला, उसमें वो पहले कह रहे हैं, पहले तो हम लिखते हैं जी कि पावर ऑफ 5 फैन ईच ऑफ 50, एक फैन की पावर 50 वाट है, तो 5 की कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 50, तो ये 250 आ जाएगा वाट। और टाइम कितना वो लेते हैं जी डेली टाइम, यानी कि टी इज इक्वल टू 18 हावर्स। ये आपका जो डाटा दिया था ए और बी पार्ट में। उसके बाद वो कहता है जी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ बाद में लिखता हूँ, फॉर अ मंथ इफ़ पी के आर 515 इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट, यानी कि एक रेट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की कितनी कीमत है जी 15 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो डाटा जो उसने गिवन था वो हमने नोट कर लिया। 2 चीज़ें इसने कहा जी फाइंड करें, एक तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, टोटल यानी कि यूनिट्स, यानी कि आप टोटल, यहाँ पर एक और भी चीज़ गिवन है देखें लास्ट पे 30 डेज, तो टोटल डेज कितने हैं जी 30। अब वो कह रहा है जी टोटल यूनिट्स आपने फाइंड करनी है किलो वाट हावर्स में, ठीक है, ये ब्रैकेट में तो ऊपर उसने लिखा हुआ था। और दूसरी चीज़ उसने कही है देन फाइंड मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि महीने का बिल आपने फाइंड करना, ठीक है, तो आपने मंथली बिल फाइंड। ये 2 चीज़ें मेन आप यूँ माइंड में रखें, टारगेट है आपका कि आप पूरे महीने में आप डेली का हिसाब भी निकाल लेंगे, फिर उसको महीने में भी कन्वर्ट कर लेंगे कि एक महीने में आप कितनी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने बताना है किलो वाट हावर्स में, और फिर उसके बाद आपका जो बिल है वो कितना आता है। तो देखें यहाँ पर मैं बच्चों क्या करता हूँ, सबसे पहले किलो वाट हावर्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखें अगर बल्ब जो है वो कितने किलो वाट हावर्स डेली यूज़ करें, वाट तो हमें पता चल गए थे ऊपर ही, वो बल्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं 360 वाट, लेकिन उसने कहा था कि ये किलो वाट हावर्स में आप फाइंड करके दें। तो बच्चों वाट से किलो वाट हावर्स में जाने के लिए आपने क्या करना है, आप किलो वाट हावर्स के लिए टोटल वाट कितने हैं आपके पास इनटू टाइम इन हावर्स, टाइम जो है वो हावर्स में होना चाहिए डिवाइडेड बाय 1000। देखें किलो के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे और जो हार्स है उसके लिए हम टाइम साल लिख देंगे, वाट को इसी तरह लिख देंगे टोटल वाट। तो टोटल वाट बच्चों बल्ब्स के लिए 360 थे और टाइम जो है वो 10 यानी कि 10 घंटे का था, और 1000 से आप डिवाइड करेंगे, तीनों को आप आपस में सॉल्व करेंगे तो ये 3.6। इसका मतलब है जो वाट में अगर बात की जाए तो वो तो 360 है, लेकिन किलो वाट हावर्स में बात की जाए तो वो कितना बल्ब यूज़ कर रहे हैं 3.6। इसी तरह हमने फ़ैन के लिए भी बात करनी है। फ़ैन के लिए क्या करना है जी, तो वाट्स तो आपको पता थे 250, वही अगेन वही ऊपर वाला फॉर्मूला के वाट टोटल वाट्स आपके पास 250 हैं, टाइम इन हावर्स 18 है फ़ैन के लिए, और डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये 4.5, ये किलो वाट हावर्स आ जाता है जी फ़ैन के लिए, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है टोटल, ये तो आपने अलग अलग बताया ना, किलो वाट हावर्स आपने बल्ब्स के अलग से बताया, फ़ैन के अलग से बताया। उसने क्वेश्चन में कहा था
किलोवाट आवर्स में टोटल बताएं, टोटल मतलब दोनों का मिला के, तो दोनों को सिंपल ऐड कर दें आप। तो पहले तो हम डेली का साथ साथ देख लेंगे कि टोटल यानी कि डेली टोटल किलोवाट आवर्स कितने बन रहे हैं, 3.6 प्लस 4.5, तो ये आ जाएगा 8.1 किलोवाट आवर्स डेली का हिसाब आपको पता चल गया है। ठीक है, डेली यानी कि आप कितने दोनों पंखे का और बल्ब्स का आप मिला के आप कितने किलोवाट आवर्स यूज़ कर रहे हैं डेली का, 8.1 किलोवाट आवर्स यूज़ कर रहे हैं आप। महीने का कैसे पता चलेगा, इसी 8.1 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें यूँ। मंथली का क्या होगा, टोटल किलोवाट आवर्स, ये 8.1 को आप जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 किलोवाट आवर्स मंथली का हिसाब आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, जो उसने कहा था टोटल कितना आप यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों आप 243 किलोवाट आवर्स मंथली यूज़ कर रहे हैं। तो आपने अब बिल कैलकुलेट करना है, तो बच्चों टोटल बिल जो होगा वो किलोवाट आवर मंथली, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना प्राइस ऑफ 1 यूनिट। प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितनी थी, 15। 243 डेली का हिसाब था, इसको आप मंथली का बल्कि हिसाब है, उसको जब आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये आ जाएगा 3645। ठीक है, तो ₹RS। ये आपका टोटल बिल जो है वो आपका आ जाता है, जो आपने फाइंड कर लिया। तो बच्चों मैंने लास्ट पे अगेन लिख दिया कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी टोटल यूनिट्स वो कितने 243, और मंथली टोटल बिल कितने है जी 3645। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपके पूरी बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर दूँ, और साथ साथ फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, बेस्ट जो चीज़ें मैं सारी आपको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह पूरी बुक का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। बच्चों मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको फुल बुक की तैयारी करवाऊँगा, एक्सरसाइजेज ये सारा तो हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो बीच में टॉपिक्स में जो चीज़ें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो आप टॉपिक जो है वो किसी भी बुक से तैयार कर लें, लेकिन टॉपिक सेम होते हैं, कहीं से भी आप तैयार कर लें, लेकिन एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको कहीं से नहीं मिल रहा, कि बुक भी अभी तक नहीं आई, कोई गाइड बुक नहीं है। बच्चों गाइड बुक भी जो आती है उनका भी कोई आंसर कुछ स्टैंडर्ड से नहीं होते, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और आपको इंशाल्लाह आप कंप्लीट फुल मार्क्स आएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ, आप ये प्रॉपर प्रिपरेशन करते जाएं, अच्छी सी तैयारी करें, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। बच्चों जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों आप वीडियोस को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो फिर क्या बच्चों, ये तो बात ना हुई ना। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी एक फैमिली बन रही है, क्लास बन रही है, पता चले कि जी यार हमारी इतनी क्लास, इतने स्टूडेंट्स हो गए। तो बच्चों हमारी कोशिश यही है कि हम बहुत एक बड़ी फैमिली सी बन जाएँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएँ, सारे इकट्ठे हो जाएँ। तो बच्चों ये जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब एक हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑलमोस्ट 4K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 4000 की हम यानी कि फैमिली बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम एक बहुत बड़ी फैमिली बनने जा रहे हैं। तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।